तो बच्चों देखो, पहले वीडियो में हमने जो है बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन को शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक डेफिनेशन की बात करी थी कि ओल्ड डेफिनेशन ये होता था कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप एज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन मान सकते हैं, लेकिन हमने देखा था कि उस डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो उस जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो जाते थे। तो इसलिए जो न्यू डेफिनेशन हमारे पास आई थी वो ये है कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स। या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे या तो कीटोनिक ग्रुप होंगे, मोर देन वन OH ग्रुप होगा, और एंड द कंपाउंड हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए द कंपाउंड हैज टू बी एसिमेट्रिक ओवरऑल, उसमें किसी भी तरह के सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। कायरल सेंटर का भी प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी नो कि कायरल सेंटर्स, अगर हालांकि मैंने बोला था कि कायरल सेंटर का होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिकॉज देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पर कायरल सेंटर भी है एंड कंपाउंड वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनीवेज, वैसे कंपाउंड्स को हम नीजो कंपाउंड भी बोलते हैं। अब हमने उसके बाद क्लासिफिकेशन शुरू किया था। क्लासिफिकेशन शुरू करने के बाद हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स में हमने ये देखा था कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अपने आप में ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, दे कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस एनी फर्दर, ठीक है। लेकिन अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिनके हाइड्रोलिसिस पर आपको 2 से 10 सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते थे। और अगर कभी आपने ऐसा पाया कि किसी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज़्यादा आपको सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे थे, so that would be considered as polysaccharides. Polysaccharides are nothing but the polymer of monosaccharides, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स के बारे में बता दिया था। एक बात और लिखवाई थी मैंने कि मोनोसैकेराइड जनरली स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इस वजह से उनको हम लोग शुगर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स किसको बोलते हैं? Those carbohydrates which on hydrolysis can yield 2 to 10 monosaccharide units, ठीक है ना। तो carbohydrates which on hydrolysis can yield 2 to 10 monosaccharide units are called oligosaccharides, ठीक है। अब हम ये भी जान रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स जो है हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये पाया कि किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिले हैं तो उनको हम डाइसैकेराइड बोल देते हैं। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं तो उनको ट्राइसैकेराइड्स बोल सकते हैं, टेट्रासैकेराइड्स बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, है ना। 10 तक के सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स देने वाले इन जनरल तो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, पर उसमें भी हम फर्दर बोल सकते हैं कि अगर 2 प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस मिलते हैं डाइसैकेराइड, 3 मिलते हैं ट्राइसैकेराइड, 4 मिलते हैं टेट्रासैकेराइड। ओके, तो इसमें खास करके हम कुछ डाइसैकेराइड देखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स किसको बोलते हैं? तो सर जी, डाइसैकेराइड्स हम बोलेंगे उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो हाइड्रोलिसिस पर 2 प्रोडक्ट देते हैं। सो अपॉन हाइड्रोलिसिस they yield या they give 2 monosaccharides, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड्स किसको बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स को जिनके हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं। तो ट्राइसैकेराइड्स मैं थोड़ा आपको लिख के समझा रहा हूँ बस। ट्राइसैकेराइड्स which on hydrolysis gives 3 monosaccharide units। सेम या डिफरेंट वो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर कोई डाइसैकेराइड है तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पे दोनों सेम मोनोसैकेराइड मिले, जरूरी नहीं, डिफरेंट भी मिल सकता है ना। जैसे ये ट्राइसैकेराइड है तो हम ऐसे भी ट्राइसैकेराइड की बात कर सकते हैं जिसके हाइड्रोलिसिस पे तीनों मोनोसैकेराइड आइडेंटिकल मिले हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों नॉन आइडेंटिकल है, डिफरेंट है। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो इन चीजों के भ्रम में मत रहिएगा कि डाइसैकेराइड से मिलने वाला प्रोडक्ट हमेशा सिमिलर होगा, नहीं, इट कैन बी डिफरेंट। ट्राइसैकेराइड से मिलने वाला प्रोडक्ट इट कैन बी डिफरेंट, राइट। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। तो ये चीज बता रहा हूं मैं, कुछ एग्जांपल भी आपको देके चलूंगा, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है ना, एंड सो ऑन। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, मैं आपको सम इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स
डाइसैकेराइड्स। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स। देखिए फॉर एग्जांपल सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सुक्रोज इज अ ट्राइसैकेराइड, ठीक है ना। सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस H2H+, तो इसमें जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं ये दोनों डिफरेंट है। एक मिलता है आपको अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली है, लेक्चर नंबर 1 को आप देखिएगा, उसमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन लिखना और समझना सिखाया आपको। सो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और एक मिलता है बच्चों आपको बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। बात समझ आ रही है? सो यू कैन सी कि यहाँ जो मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं ना वो दोनों आपस में डिफरेंट मिल रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। बट गो फॉर द अनदर वन। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर माल्टोज की, तो माल्टोज भी बच्चों एक डाइसैकेराइड है। इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज कर देता हूँ H2H+ के साथ, तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो होते हैं आपके 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मोल है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज की बात करते हैं, तो लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। क्या इतनी बात समझ आ रही? तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 डाइसैकेराइड से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इनके बारे में बात भी हुई है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज जो है एक्चुअली मिल्क शुगर भी कहलाता है, ठीक है ना। इसके हाइड्रोलिसिस पर आपको क्या मिलता है? तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज दोनों डिफरेंट है, लेकिन माल्टोज की हाइड्रोलिसिस पर आपको क्या मिल रहा है? 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों आइडेंटिकल है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, राइट? इज दैट क्लियर? अब इसी तरीके से हम बाकी चीजों को भी समझ चुके हैं। एक चीज और बता देता हूँ, एक ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल बता दो, रफिनोज होता है ना, रफिनोज, रफिनोज एक एग्जांपल आपको बता दिया, रफिनोज। रफिनोज इज बेसिकली अ ट्राइसैकेराइड और इसके हाइड्रोलिसिस से आपको एक ग्लूकोज मिलता है, एक गैलेक्टोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है ना। एनीवेज ये पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में है भी नहीं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स नाम से ही समझ आ रहा होगा कि पॉलीसैकेराइड्स मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, और लॉन्ग पॉलीमरिक चेन बना लेते हैं, तो हम कहते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है ना। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis will give more than 10, कम से कम 10 से ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं तो उनको पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रख दिया गया है, ठीक है ना। सो कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives more than 10 monosaccharide units are called polysaccharides. ठीक है ना। So they are basically polymers of monosaccharides. They are basically polymers of monosaccharides. ये monosaccharides के बेसिकली क्या है बताइए? पॉलीमर्स हैं भाई, पॉलीमर्स। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको। स्टार्च हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, ठीक है ना। स्टार्च हो जाए आपका, सेल्यूलोज हो जाए, है ना, ये जितने भी हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। एक पॉलीसैकेराइड के बारे में एक और बात बताऊंगा, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जनरली स्वीट नहीं होते हैं, जनरली टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, तो इनको नॉन शुगर्स भी बुला दिया जाता है। क्या बुलाते हैं हम लोग? नॉन शुगर्स। किनको बुलाते हैं हम लोग नॉन शुगर्स? किनको? पॉलीसैकेराइड्स को। So polysaccharides are basically what? Non-sugars, वो sugars हैं, ठीक है ना, because they are not sweet in taste, ठीक है। Okay, so लिख रहा हूँ यहाँ पर नोट करके, polysaccharides are not sweet in taste, and hence are also called non-sugars. क्या बोलते हैं इनको? नॉन शुगर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार आप यहाँ तक कॉपी करें, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो एक क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। अनदर क्लासिफिकेशन इज कि वेदर अ शुगर विल
reduce a given oxidizing agent or not. अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कोई आपका कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग टाइप का शुगर है, और अगर वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। जनरली हमने देखा है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, सो ऑब्वियसली जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, आप रिकॉल कीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट सीखा था, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन सीखा था, ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सीखा था। तो ये सब हमने डाला एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और अगर वहां ये टेस्ट हो पा रहे थे तो इसका मतलब कि वहां पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब वहां पर आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे थे, मतलब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो पा रहे थे, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर आपने ये फेलिंग सॉल्यूशन, अगर आपने टॉलेंस, अगर आपने बेनेडिक्स, अगर इन चीजों को इन शुगर्स में डाला और वो खुद ऑक्सीडाइज हुए, मतलब ये खुद रिड्यूस हुए, तो हम उन शुगर्स को बोलेंगे वो रिड्यूसिंग टाइप के शुगर्स है, बिकॉज उन्होंने इनको रिड्यूस किया, किनको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, टॉलेंस को, फेलिंग्स को, बेनेडिक्स को, और अगर नहीं हो पा रहे तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है ना, आइए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग sugars, reducing and non reducing sugars. Okay, देखते हैं जरा। सबसे पहले रिड्यूसिंग किनको कहेंगे हम कि ये रिड्यूसिंग टाइप के हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स बाय डेफिनेशन आर दोज which will get reduced, which will, ठीक है ना, reduce टॉलेंस, फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट। ठीक है ना, सो दोज carbohydrates which reduces tolerance reagent, Fehling solution and Benedict solution and Benedict solution are called reducing sugar, है ना, उनको रिड्यूसिंग टाइप के बोला। अगर आपको याद हो तो हमने एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं, अगर आप भूल गए हैं कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता था। टॉलेंस रिएजेंट बच्चों हम बोलते थे अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, इट वाज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका कॉम्प्लेक्स नोटेशन भी अक्सर लिख के दिया जाता है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। ये इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं डायमीन सिल्वर वन कॉम्प्लेक्स, है ना, इसे को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते थे। अगर आपको याद हो तो फेलिंग्स सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूशन होते थे, है कि नहीं, एक होता है फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। फेलिंग ए होता क्या था, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या होता था, रॉशल सॉल्ट होता था, एल्कलीन रॉशल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन, बेसिक मीडियम, है ना। तो एल्कलीन रॉशल सॉल्ट, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि आपको पता हो, एल्कलीन रॉशल सॉल्ट, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है ना, एल्कलीन रॉशल सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट, ये फेलिंग बी कहलाता था। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता था। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, यहाँ पर यूज हो जाता है इसका। तो ये होता था एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस एल्कलीन सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। ओके, तो ये चीजें होती थी, और सब में आपको याद होगा टेस्ट में क्या होता था। इन टेस्ट में होता क्या था, टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते थे। तो यहाँ पर सिल्वरी अपीयरेंस आ जाती थी, है ना, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता था, है ना, ग्लास ट्यूब के इनर लाइनिंग पर। यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलते थे क्यूप्रस ऑक्साइड के, यहाँ पर भी रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलते थे क्यूप्रस ऑक्साइड के। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई रिड्यूसिंग शुगर है तो उनमें अगर मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाला ना, सिल्वर मिरर मिलेगा भाई। अगर उनमें मैंने फेलिंग सॉल्यूशन डाला ना तो रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। उनमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला तो भी वहां पर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, राइट। बात समझ आ रही क्या, बिकॉज ये रिएक्शंस हुई वहां पर, मतलब इन्होंने उनको ऑक्सीडाइज किया, किनको, उन शुगर्स को, मतलब उन शुगर्स ने इनको रिड्यूस किया। भाई इन्होंने अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज किया मतलब खुद भी तो ये रिड्यूस हो रहे हैं,
और इनको रिड्यूस कर कौन रहा है? ऑब्वियसली वो शुगर इनको कर रहे हैं रिड्यूस, राइट? तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई शुगर है और इनमें अगर आपने, ठीक है, टॉलरेंस डाल दिया, मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, टॉलरेंस डाल दिया, तो व्हाट यू विल ऑब्टेन इज अ सिल्वर मिरर एंड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द शुगर, राइट? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द शुगर, क्योंकि इनके अंदर एल्डिहाइड कीटोन सही है, आप जान ही लो, ठीक है ना? तो एल्डिहाइड का तो एटलीस्ट टॉलरेंस टेस्ट आपको अगर पता हो तो मैं एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ। सभी तरह के एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं कीटोन्स के अलावा, है ना? तो एल्डिहाइड ये तो टेस्ट देता ही देता है, चाहे वो एलिफेटिक टाइप का हो चाहे वो एरोमेटिक टाइप का हो। इसके अलावा दो बातें और भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा, कि अगर आपको नहीं पता है तो टॉलरेंस फ्री एजेंट से ऑक्सीडाइज फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है? इसके अलावा एसिटिलीन भी होता है, खैर वो सब देखें, एक्स्ट्रा चीज़ें वो, ठीक है ना? अब यहाँ पर हाँ, तो मैं बोल रहा था ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी मिलेगा उस शुगर का, अगर आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें अगर आपने फेलिंग सोल्यूशन डाल दिया तो व्हाट यू विल ऑब्टेन इज अ क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी, बोलो है कि नहीं? रेडिश ब्राउन पीपीटी, और साथ में क्या मिलेगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शुगर। इसमें अगर मैंने बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी डाला तो इसमें बनता तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी, बोलो बच्चों, ठीक, ओके। और साथ में क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ये शुगर कैसा था? ये शुगर था रिड्यूसिंग नेचर का, कि रिड्यूसिंग शुगर में ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इफ यू हैव गॉट अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका मतलब है कि इसमें अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, उन्होंने इनको ऑक्सीडाइज नहीं किया, मतलब इन्होंने उनको रिड्यूस नहीं किया, इन शुगर्स ने इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस नहीं किया, सो देयर वाज नो ऑब्जर्वेशन एज सच कि इसमें आपको एक सिल्वर मिरर नहीं दिखेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी में मिलेगी, राइट? ठीक है ना? तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स which cannot reduce tolerance reagent TR, Fehling solution or Benedict solution are called non-reducing sugars. Now you will ask for some examples. तो इसके एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग टाइप के होते हैं और मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है ना? तो यू कैन गो फॉर मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है, इवन फ्रक्टोज। अब थोड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे आप, क्योंकि अगर आपने लेक्चर 1 को ठीक से देखा है तो उसमें आप देखेंगे कि भाई फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप होता है, और सर ने तो बताया एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कि यार कीटोनिक ग्रुप को टॉलरेंस नहीं ऑक्सीडाइज करता, फेलिंग नहीं करता है, बेनेडिक्ट भी नहीं करता है, तो फिर ऐसा क्या हो गया? क्यों ये ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या होगा इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट? तो इसकी भी बात करेंगे जब हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और डाइसैकेराइड्स में सारे डाइसैकेराइड्स नहीं। सुक्रोज को छोड़ दीजिए, जो मैंने अभी लिखवाया था, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग टाइप का है। आपका लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग टाइप का है। माल्टोज जो है दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग टाइप। मैं जब इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर पर पहुंचूंगा तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन रिड्यूसिंग टाइप का और कौन नॉन रिड्यूसिंग टाइप का। एनोमेरिक कार्बन को पहले पहचानना सीख लीजिए, फिर उसके बाद ये बातें समझ आएंगी। ओके, नॉन रिड्यूसिंग में एग्जाम्पल बताइए। एक तो आप सुक्रोज जान ही चुके हैं, डाइसैकेराइड में सुक्रोज C12H22O11, right? And another one is what? Any polysaccharides like starch, cellulose, etc. ठीक है बच्चों? तो एक बार इनको देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। हो गया बच्चों? अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डोहेक्सोज, ठीक है ना? जो भी हम एल्डोहेक्सोज जानते हैं, एल्डोहेक्सोज में एक अभी फिलहाल आप ग्लूकोज ही जानते हो, और जब पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें गैलेक्टोज भी बना के दिया था मैंने। लेकिन इनके अलावा भी और भी आइसोमर्स होते हैं, और भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उनको भी समझने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम एल्डोहेक्सोज को देखें तो हमने कुछ इस प्रकार का एल्डोहेक्सोज ले लिया है। मान लो इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, CHO। हर कार्बन पर हमारे पास OH था, CHOH, CHOH, CHOH,
CHOH। और अब तक कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 और एक लास्ट CH2OH, राइट? हाँ, तो ये इतने सारे अपने पास कार्बन है। टेल मी हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? 1 2 3 4। वी हैव गॉट 4 कायरल सेंटर्स, ठीक है ना? अच्छा, सिमेट्रिक तो नहीं है? नहीं सर, ये एंड और ये एंड बिल्कुल अलग है। बाई चांस ये CHO होता तो आप देखिए यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती ना, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती, कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। लेकिन फिलहाल ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इन्हीं में से अलग अलग फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड मिलेगा। ग्लूकोज का फिशर आपने देखा था क्या? गैलेक्टोज का फिशर आपने देखा है, लेकिन इन चीजों को याद रखने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए जरा ध्यान से। अब जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सिखाया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालते हैं 2 की पावर n से, जहां पर n ये स्टीरियो सेंटर्स हैं। कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं अपने पास? 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 which is 16। तो इस स्ट्रक्चर के 16 ऐसे स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, 16 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। ग्लूकोज तो उनमें से एक है। अब इन 16 में से 8 तो होंगे डी वाले, 8 कैपिटल डी फॉर्म में होंगे और बाकी 8 एल फॉर्म के होंगे। मतलब अगर किसी तरीके से ये 8 डी फॉर्म हम याद कर ले तो एल फॉर्म का अपने आप पता चल जाएगा, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी कि डी का कंप्लीट मिरर इमेज एल होता है। अब इन्हीं 8 को याद रखने का मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। एक टर्म होता है डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है ना? स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स किनको कहते हैं? डायास्टीरियोमर्स हम कहते हैं उन 2 स्टीरियो आइसोमर्स को, ठीक है ना, जिनमें किसी एक कायरल सेंटर पर ओरिएंटेशन का फर्क आता है, जिनमें किसी एक कायरल सेंटर पर ओरिएंटेशन का फर्क आता है, दे आर नोन एज डायास्टीरियोमर्स, ठीक है ना? समझते हैं मेरा बात कि अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पहले, फिर आपका समझना बेहतर हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो हमने एक ये कंपाउंड बनाया, सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है ना? ये कंपाउंड है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है ना? इसमें कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर है, ठीक है? ये एक कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है। बच्चों, अगर मैं एक दूसरा फिशर प्रोजेक्शन इसी मॉलिक्यूल के लिए बनाऊं, जिसमें मैं क्या करता हूं कि इस वाले कार्बन पर, कार्बन नंबर 2 पर, दिस इज कार्बन नंबर 2, IUPAC नेमिंग के हिसाब से इसी तरीके से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, है ना? IUPAC नेमिंग के हिसाब से इसी तरीके से नंबरिंग होगी। कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 2 ये होगा, कार्बन नंबर 3 ये वाला होगा बच्चों, और कार्बन नंबर 4 ये वाला होगा, सही है ना? तो इसमें एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ जिसमें कार्बन नंबर 2 पर मैं ओरिएंटेशन बस बदल देता हूँ, बाकी जगह ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो ये और ये आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर। तो मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B आर एक्चुअली डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। मैंने क्या बोला डायस्टीरियोमर्स को? कि बेसिकली ये क्या है, सेम कंपाउंड के 2 ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनमें किसी एक कायरल सेंटर पर ओरिएंटेशन बदल जाती है। इज दैट क्लियर? बताइए हाँ कि ना? ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? डायस्टीरियोमर्स। शुगर केमिस्ट्री में डायस्टीरियोमर्स को हम एपीमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीमर्स। क्या बोलते हैं? एपीमर्स। एपीमर्स भी बोल सकते हैं। अब कार्बन नंबर 2 पर चूंकि कॉन्फ़िगरेशन का अंतर है तो इसको हम शुगर केमिस्ट्री में, अगर ये शुगर होता तो C2 एपीमर बोल चुके होते। क्या बोल चुके थे? C2 एपीमर। C2 एपीमर बोलने का मतलब कार्बन नंबर 2 पे ही ओरिएंटेशन का फर्क है। कार्बन नंबर 2 पे ही ओरिएंटेशन का फर्क है। बात समझ रहे नहीं? शुगर केमिस्ट्री में एपीमर्स बुलाया जाता है, वरना है तो ये डायस्टीरियोमर। मतलब सारे एपीमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं, सारे एपीमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इतनी बात तो समझ आ रही है ना? ठीक है ना? एनीवेज, मैं चाहता तो और भी डिफरेंट प्रोजेक्शंस बना सकता था इनके लिए, पर उतनी बात तो हमें करनी नहीं। ठीक है, फिलहाल मैंने डायस्टीरियोमर्स बताया। क्या बताया है? कि दोज स्टीरियो आइसोमर्स which have difference of orientation about any one chiral center, किसी एक chiral center पर रोटेशन। सीधा सीधा हिसाब यही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? शुगर केमिस्ट्री में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीमर्स भी बोलते हैं।
ठीक है, अब समझते हैं जरा ध्यान से। अगर मैं इसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाऊं, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में सारी ओएच को सेम साइड रख सकता था, सारे स्ट्रक्चर्स को सेम साइड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं सबका स्ट्रक्चर अभी बनाने जा रहा हूँ, देखना। ये 8 डी फॉर्म बताता हूँ, लेकिन सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए अगर आप मतलब सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ से याद रखना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मैं चाहता तो डायरेक्ट उनको बोल देता रट लो, लेकिन थोड़ा ट्रिक है तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। देखो लर्निंग कोड इसका है या लर्निंग ट्रिक है, ठीक है। लर्निंग ट्रिक क्या है समझिएगा जरा। ए जी, ठीक है, ये 4 लेटर हैं, ठीक है। और आपके पास आएगा आगे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कोड है, इससे हम बना सकते हैं आज, आज जीयू से गुड्डू, आपका दोस्त गुड्डू, आज गुड्डू। गैल से गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड, कोड है बस, ठीक है ना, आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड। इससे आप याद रख सकते हैं ऑल्टो, आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड कहाँ गई है, ऑल्टो में, ठीक है, ऑल्टो में। आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड ऑल्टो में। इसका जब पूरा नाम लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसको मैं इंदौर बुला रहा हूँ, इंदौर। आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड ऑल्टो में इंदौर टहलने आई। थोड़ा फनी सा कोड है लेकिन याद हो ही जाएगा, ठीक है ना, कि आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड ऑल्टो में इंदौर टहलने आई, ठीक है ना। अब इनका बेसिक मतलब समझो। ये जो ए लिखा है इसको हम एलोज बोलते हैं, जी से ग्लूकोज है, ए और जी मिला करके आज, है ना। ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका गैलेक्टोज है, ठीक है। ये तो 4 आपको बता दिए, एलोज, ग्लूकोज, ग्लूलोज एंड गैलेक्टोज। ये ऑल्ट इज फॉर अल्ट्रोज, में से मैनोज, आई से आइडोज और टी से टैलोज। देखिए बच्चों ये 8 वो आइसोमर्स हैं। इन 8 का डी फॉर्म अगर आप बना लेते हैं तो डी का कंप्लीट मिरर बना दीजिएगा, एल मिल जाएगा। तो ये 8 आइसोमर्स, बोलिए याद आ रहे हैं कैसे, मतलब सोचना है, ठीक है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या करना है, ठीक है। देखो और इन सब में क्या रिलेशन है, दे आर ऑल C2 एपिमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर ऑल C2 एपिमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। ये और ये एक दूसरे के क्या है बताइए, C2 एपिमर्स। क्या है ये, C2 एपिमर्स। ये और ये भी क्या है एक दूसरे के, C2 एपिमर्स। अभी एपिमर्स बताया था, डैश एपिमर्स ही है। C2 बोलने का मतलब कार्बन नंबर 2 पे ओरिएंटेशन बदलेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर पता है तो कार्बन नंबर 2 पे पलट दो, ऑल्ट्रोज मिल जाएगा। इसका अगर स्ट्रक्चर पता है कार्बन नंबर 2 पे पलट दो, मैनोज मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पता हो गया ग्लूकोज का, तो इसका C2 एपिमर बना दीजिए तो आइडोज मिल जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी एक दूसरे के क्या है, ये भी एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर। पर सर इस वाले कोड को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोड समझ आ गया है कि आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड ऑल्टो में इंदौर टहलने। कोड तो ठीक है सर, चलिए नाम भी याद हो गया, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज, एल्ट्रोज, मैनोज, आइडोज, टैलोज। पर सर हमें याद कैसे होगा कि ये 4 क्या है। मतलब देखो पहले 16 याद रखने थे, टोटल कितने हैं 16। 16 से मैं कितने तक ले आया आपको 8। अब 8 से भी कितने तक ला रहा हूँ 4, क्योंकि ये 4 पता चल गया तो वो 4 भी पता चल जाएंगे। C2 एपिमरी तो बनाना है। तो इन चारों के लिए देखो और आसान काम करता हूं मैं, इन चारों को आपको कैसे याद कराता हूं। तो एक बार आप फोटो लें, फिर मैं ये कोड रहने दूंगा, इसको यूज कराऊंगा आगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम ये 4 स्ट्रक्चर याद करते हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि जो बच्चे सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली आप केवल देखते रहिए, आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज याद करना है। कैसे याद कराता हूं वो भी देखना, ठीक है ना। तो जो एलोज है ना बड़ा ही आसान है एलोज का स्ट्रक्चर। उसमें आपको करना क्या है, सारे OH को राइट साइडेड रखिए। हम सारे डी फॉर्म बना रहे हैं, हम सारे कौन से फॉर्म्स बना रहे हैं, डी फॉर्म्स बना रहे हैं ना, डी फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में होगा क्या कि सभी जगह OH को मैंने कहाँ रख दिया बताइए जल्दी, राइट में रख दिया। ऑब्वियसली ये डी फॉर्म है। डी शुगर में कम से कम लास्ट वाला कार्बन कहाँ होगा, राइट में ही होगा।
तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया बताइए, सबको सेम साइडेड रख लिया, सही है, सब लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो है डी एलोज है, ये क्या है जल्दी बताएं, डी एलोज। अगर मैं इसका C2 एपिमर बना दूं, क्या बना दूं, C2 एपिमर, कार्बन नंबर 2 आपको तो दिख रहा होगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर मैं इसका C2 एपिमर बना दूं तो यहाँ चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। और C2 एपिमर इसका क्या कहलाता है, अल्ट्रोज कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्ट्रोज। तो इसका अगर मैं C2 एपिमर बनाऊंगा, सब लोग देखेंगे ध्यान से, C2 वाला, कार्बन नंबर 2 वाला तो लेफ्ट में चला जाएगा, थर्ड वाला राइट में ही रहेगा, फोर्थ वाला राइट में ही रहेगा, फिफ्थ वाला भी राइट में ही रहेगा, और लास्ट वाला CH2OH हो जाएगा। बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये अगर डी एलोज है तो इस वाले को बोलेंगे हम डी अल्ट्रोज। बोलिए, समझ आ गया। तो ये तो स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान था, हमें तो केवल इन चारों को देखना है ना। इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, सब राइट, सब राइट, ठीक है। अच्छा, कार्बन नंबर 2 पे पलटी हो गई है, चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो अब हमें देखना है ग्लूकोज क्या है। तो कार्बन नंबर 2 पे पलटी हो गई है, तो अब यहां से आपको हर बार सोचना है। कहां से सोचना है, यहां से सोचना है हर बार, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर देखो, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में सब राइट साइड है, इसका C2 एपिमर बनाया, ये मिला। अब तीसरे को बनाने के लिए ना कार्बन नंबर 3 पर चेंज कर लेना पहले, कार्बन नंबर 3 पर चेंज, सब यहीं से सोचना है, सब यहीं से सोचना है। कार्बन नंबर 3 पर चेंज करने जा रहा हूं, देखो चेंज एट C3। बोलना जरा ध्यान से, बात समझ आ रही है नहीं, बोलना जरा ध्यान से, ये बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। देखो ये बन गया, मैंने कहा चेंज किया बताना, कार्बन नंबर C3 पर। पहले वाले में देखो अल्टोज में सब राइट में, उसका C2 एपिमर बन चुका है। ग्लूकोज में 2 पे तो चेंज हो गया था, 3 पे चेंज कर दिया, इसका C2 एपिमर लेंगे तो मैनोज मिलेगा, C2 एपिमर लेंगे तो मैनोज मिलेगा। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास डी ग्लूकोज। तीसरे पर लेफ्ट में होता भी है, आपने पहले भी देखा था जब मैं फिर से बना रहा था, ठीक है ना। तो बच्चों इसका नाम है डी ग्लूकोज। क्या नाम है, डी ग्लूकोज। ओके जी, डी ग्लूकोज। इसका C2 एपिमर बनाऊंगा अगर मैं, तो इस वाले पर भी चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसका C2 एपिमर कैसा दिखेगा, इसका C2 एपिमर कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा OH लेफ्ट में, ये ऑलरेडी था, बाकी जगह तो चेंज नहीं करना ना भाई, है ना, बाकी जगह चेंज नहीं करना। हाँ, तो बताइए ग्लूकोज का C2 एपिमर क्या कहलाता है, मैनोज। तो इसको बोलेंगे डी मैनोज, डी मैनोज। क्या मेरी बात समझ आ गई है ना। कितने कर लिए हमने, 4, है ना। स्टार्टिंग वाले में सब राइट, उसका C2 एपिमर बन चुका है। फिर हमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो नीचे ग्लूकोज का रखा है 3 पे चेंज किया, इसका C2 एपिमर लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4 पे चेंज कर लेंगे और उसका C2 एपिमर बना लेंगे, उसका C2 एपिमर बना लेंगे, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इस साइड का मिटा देता हूं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। अब हमें कहां चेंज करना है बताना, चौथे पर। कहां चेंज करना है, चौथे पर। जो क्या CHO, स्टार्टिंग वहां से सोचूंगा मैं बार बार। दूसरे पर कहां है, राइट। तीसरे पर भी कहां है, राइट। लेकिन चौथे पर क्या कर दिया, चेंज। पांचवें पर तो मजबूरी है, डी फॉर्म बना रहे हो, राइट में ही रखना होगा, ठीक है ना। एक एक करके पहले स्विच करना है भाई। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या मिला है, गुलोज। क्या मिला है, गुलोज, डी गुलोज, डी गुलोज। इसका C2 एपिमर बना देंगे तो क्या मिल जाएगा, आइडोज। इसका C2 एपिमर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, आइडोज। चलिए जी, इसका C2 एपिमर बनाते हैं, CHO। ये कहाँ आएगा, लेफ्ट। बाकी चीजों को वैसे के वैसे ही रख दो। बोलो है कि नहीं, आसान है ये सब। इसका नाम हो जाएगा डी आइडोज, डी आइडोज। फिर से आप देखेंगे स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, सब राइट में, इसका C2 एपिमर बना दिया। फिर अगले तक जाने के लिए लेफ्ट के 4 हमें जानने हैं ना, लेफ्ट के 4। लेफ्ट के 4 क्या है, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज और गैलेक्टोज, यही लेफ्ट के 4 है ना। तो लेफ्ट के 4 के लिए क्या सोचा हमने, पहले वाले में सब राइट। फिर आपका जो आ रहा है ग्लूकोज, उसमें तीसरे पर लेफ्ट कर दिया था। फिर जो आपका अगला आ रहा था गुलोज, इसमें चौथे पर लेफ्ट कर दिया था, चौथे पर लेफ्ट। हर बार कहां से सोच रहा हूं मैं, यहां से, यहां से। अब लास्ट जो बच रहा है, क्या उसमें पांचवे को लेफ्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, वरना वो डी फॉर्म रहेगा ही नहीं ना। हमें तो डी फॉर्म चाहिए ना। तो डी शुगर बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं कि इसको छोड़ के बाकी सब पे चेंज कर देना, इसको छोड़ के बाकी सब पे चेंज कर देना। लेकिन याद रखें, वो आपको जो लास्ट गैलेक्टोज है वो ना मिलके टैलोज रहता है। वो क्या मिलता है, टैलोज। तो ये टैलोज का इस बार हम स्ट्रक्चर याद करेंगे, उसका C2 एपिमर ले लेंगे।
तो टैलोज का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है देखेंगे। टैलोज का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है देखना। मैंने क्या बोला है कि लास्ट वाले को छोड़ देना, बाकी सब पे पलटी मार देना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा OH लेफ्ट, दूसरे पर तीसरे पर भी OH लेफ्ट, चौथे पर भी OH लेफ्ट, पांचवें पर तो भाई नहीं कर सकते। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ। तो ये हो गया आपका H और H। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या मिला था पहले, टैलोज मिला था। उसमें तो सब लेफ्ट वाले याद कराए थे मैंने, पहले के 3 लेफ्ट वाले याद कराए, लेकिन लास्ट वाले में राइट का, ठीक है। अब इसका C2 एपिमर बनाओगे तो क्या मिलेगा, गैलेक्टोज। देखिए इसका C2 एपिमर कैसा दिखता है, इसका C2 एपिमर कैसा दिखेगा, ये चला जाएगा बस राइट में, है कि नहीं। बाकी जैसे हैं वैसे दिखेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा है। इसको आप बोलेंगे डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। अल्टीमेटली अपने सिलेबस के हिसाब से जिनकी जरूरत पड़ेगी वो तो एक है गैलेक्टोज और एक है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सबको पता है तीसरे में लेफ्ट रहता है, बाकी सब राइट। मैं ऐसे भी बोलूंगा याद रखने को, क्योंकि देखो ये सब कॉम्पिटिशन्स के लिए काम आती हैं, ठीक है ना, वरना CBSE के लिए इनका कोई यूज नहीं है। हायर केमिस्ट्री में थोड़े काम आते हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज चले गए उसके बाद बोलते हैं सर वो जो आपने ट्रिक बताया था ना आज वो मेरे काम आती है। उनके मैसेज अभी रिसेंटली आए हैं, ठीक है ना। एनीवेज देख रहे हैं जरा ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो ये है आपका डी ग्लूकोज, ठीक है, और गैलेक्टोज। ग्लूकोज में क्या बताया, क्या अल्टीमेटली याद रखो, तीसरे पर लेफ्ट में बाकी जगह राइट। और गैलेक्टोज में देख लो तीसरे चौथे पर लेफ्ट में है बाकी राइट, तीसरे चौथे लेफ्ट में है बाकी राइट। अल्टीमेटली ये, हाँ ये नहीं याद रखोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिक्कत आएंगी, ठीक है ना। तो आई होप कि सबको ये ट्रिक समझ आ गया हो। 3 4 5 6, ठीक है ना। ये आज गुड्डू की गर्लफ्रेंड ऑल्टो में इंदौर टहलने आई, ठीक है ना। अच्छा उसमें हमने क्या किया, शुरू के 4 याद रखें। शुरू के 4 कौन कौन से थे, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज और गैलेक्टोज। देख 3 तो जी वाले थे ना, ठीक है ना, ठीक है। आज गुड्डू गर्लफ्रेंड है ना, तो सारे राइट, तीसरे पर लेफ्ट, चौथे पर लेफ्ट। और इसके जाने के लिए पहले चले जाओ कहां पर, टैलोज पे चले जाओ, डी टैलोज बना लो जिसमें सब पे चेंज कर देना और उसका C2 पे मिल लेगा। वरना गैलेक्टोज मैंने अभी भी याद कराया, तीसरे चौथे पे लेफ्ट में, तीसरे चौथे पर लेफ्ट में बाकी राइट में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। सबको ढंग से समझ आ गया होगा। तो आप एक बार क्या कीजिए, इनके फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की। पढ़ना ग्लूकोज है।